नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जाति और लैंगिकता यानी कास्ट और जेंडर का आपसी संबंध। अगर हम भारतीय समाज के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं या फिर एग्जाम्स के लिए एक मजबूत एनालिटिकल फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स ढांचे को समझना बिल्कुल मस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या रहेगा। हम इसे 6 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अंतर्विवाह और महिलाओं पर नियंत्रण की बात करेंगे, इसके बाद दलित महिलाओं के त्रिस्तरीय शोषण को समझेंगे, फिर सवर्ण और निम्न जाति की तुलना, उसके बाद लैंगिक हिंसा और श्रम विभाजन, और लास्ट में देखेंगे कि आज के समय में क्या कानूनी सुधार और बदलाव आए हैं। एग्जाम के नोट्स के लिए ये स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मूल अवधारणाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर यानी लिंगता की। अक्सर मान लिया जाता है कि जेंडर का मतलब सिर्फ बायोलॉजी से है, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जेंडर पूरी तरह से सोसाइटी का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। समाज ही ये डिसाइड करता है कि आदमियों से क्या उम्मीदें होंगी, जैसे कि उन्हें बाहर जाकर पैसे कमाने हैं, और महिलाओं से क्या उम्मीदें होंगी, जैसे उन्हें घर संभालना है। ये कोई कुदरती बंटवारा नहीं है, बल्कि इंसानों का अपना बनाया हुआ रूल है। अब दूसरी तरफ जाति की बात कर लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जाति कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं है जिसे मेहनत करके बदला जा सके। ये जन्म पर आधारित एकदम पक्की सोशल हायरार्की है। मतलब कोई किसमें शादी करेगा, क्या काम करेगा और समाज में उसका दर्जा क्या होगा, ये सब पैदा होते ही तय हो जाता है और जिंदगी भर वैसा ही रहता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, इंटरसेक्शनैलिटी यानी अंतरसंयोजकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ एक चीज से तय नहीं होती। जरा सोचिए, एक महिला की लाइफ कैसी होगी ये सिर्फ उसके महिला होने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस जाति से आती है। कास्ट और जेंडर, ये दोनों मिलकर एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पावर और उसके मौकों को शेप देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, अंतर्विवाह और महिलाओं पर नियंत्रण। यहाँ हम देखेंगे कि वो कौन सा गोंद है जो जाति और पितृसत्ता को आपस में मजबूती से चिपका कर रखता है। एग्जाम के नजरिए से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कोट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था की निरंतरता मुख्य रूप से अंतर्विवाह पर निर्भर करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी ही जाति में शादी करना, यही इस पूरे कास्ट सिस्टम का असली इंजन है। अगर अलग अलग जातियों में शादियां होने लगेंगी तो जातियां आपस में मिल जाएंगी। इसीलिए अपनी ही जाति में शादी को बरकरार रखना इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। अब सवाल ये है कि इसका असर महिलाओं पर क्या होता है। दरअसल इस सिस्टम में महिलाओं को जाति की प्योरिटी या शुद्धता का गेटकीपर मान लिया गया। इसीलिए उनका घर से बाहर निकलना कंट्रोल किया जाता है, लव मैरिज का सख्त विरोध होता है और इंटरकास्ट मैरिज तो पूरी तरह से बैन होती है। और अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो जाति की इस तथाकथित शुद्धता को बचाने के लिए ऑनर किलिंग जैसी भयानक हिंसा का भी सहारा लिया जाता है। यानी कास्ट सिस्टम को बचाए रखने के लिए महिलाओं की चॉइस पर ऐसा कंट्रोल करना जरूरी बना दिया गया। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, दलित महिलाओं का त्रिस्तरीय शोषण। यहाँ हम समाज के सबसे निचले पायदान के संघर्षों को समझेंगे। एकेडमिक्स में इसे ट्रिपल बर्डन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, पहला बर्डन या बोझ है पितृसत्ता का, जो उन्हें सिर्फ एक महिला होने की वजह से सहना पड़ता है। दूसरा बोझ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जो उन्हें दलित होने की वजह से झेलना पड़ता है। और तीसरा बोझ है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि वे अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर हाशिएकरण का एक ऐसा भारी बोझ बना देती हैं, जहां उन्हें कम मजदूरी से लेकर सामाजिक अपमान तक सब कुछ एक साथ फेस करना पड़ता है। और इसी सिचुएशन की वजह से दलित नारीवाद का जन्म हुआ। मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म कई बार इस ट्रिपल बर्डन को इग्नोर कर देता था, क्योंकि उनका फोकस अक्सर सवर्ण महिलाओं की प्रॉब्लम्स पर ज्यादा होता था। डॉक्टर अम्बेडकर, शर्मिला रेगे और बेबी कामले जैसे थिंकर्स ने यह साफ किया कि जब तक कास्ट वायलेंस और इस तरह के आर्थिक शोषण को फेमिनिज्म के सेंटर में नहीं रखा जाएगा, तब तक बात पूरी नहीं होगी। ये एक बहुत ही क्रूशियल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, सवर्ण और निम्न जाति की महिलाओं की तुलना। यहाँ एक बहुत ही साफ और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ सवर्ण महिलाएं हैं जिन्हें समाज में ऊंचा दर्जा तो मिलता है, लेकिन उनकी आज़ादी बहुत लिमिटेड होती है। उन्हें पर्दा प्रथा और घर की चारदीवारी तक समेट दिया जाता है ताकि जाति की शुद्धता बची रहे। दूसरी तरफ निम्न जाति की महिलाएं हैं। इनके पास बाहर निकलने और खेतों या मजदूरी में काम करने की आज़ादी तो होती है, लेकिन समाज इन्हें वो इज्जत और गरिमा नहीं देता। तो बेसिकली अपर कास्ट स्टेटस आज़ादी छीन लेता है और लोअर कास्ट स्टेटस सामाजिक गरिमा छीन लेता है। इसके साथ ही हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, जो थोड़ा गंभीर है, लैंगिक हिंसा और श्रम विभाजन। अगर हम समाजशास्त्रीय डेटा को देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि कौन सी महिला क्या काम करेगी, ये भी कास्ट के रूल्स से डिसाइड होता है। हिस्टोरिकली दलित महिलाओं को सफाई या खेत में मजदूरी जैसे कामों तक सीमित रखा गया और अपर कास्ट महिलाओं को घर के कामों तक। एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि महिलाओं को पुश्तैनी जायदाद के अधिकारों से एकदम बाहर रखा गया ताकि जाति की संपत्ति गलती से भी दूसरी जाति में न चली जाए। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस इशू की, कास्ट वायलेंस। हाथरस और खैरलांजी जैसी ऐतिहासिक और समकालीन घटनाओं का जब निष्पक्ष रूप से एनालाइज किया जाता है तो एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। वो ये कि यौन हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं होता, बल्कि ये अपना जातीय वर्चस्व दिखाने, बदला लेने और अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने का एक टूल है। लैंगिक हिंसा को स्ट्रक्चरल तरीके से निचली जातियों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। चलिए अब थोड़ी पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, आधुनिक परिवर्तन और कानूनी सुधार। अगर हम आज के रूरल और अर्बन यानी गांव और शहर के माहौल को कंपेयर करें तो काफी दिलचस्प डेटा मिलता है। गांव में आज भी जाति का कंट्रोल बहुत ज्यादा है और अरेंज मैरिज ही रूल है, लेकिन शहरों में एजुकेशन और जॉब्स की वजह से इंटरकास्ट मैरिज और महिलाओं की आज़ादी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि शहरीकरण से काफ़ी मौके तो मिले हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम की जड़ें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए कई लीगल और सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं। एग्जाम में ठोस उदाहरण देने के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे, जैसे सावित्रीबाई फूले का दलित और महिला शिक्षा के लिए संघर्ष, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जिससे महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिले, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। ये वो मील के पत्थर हैं जो धीरे धीरे इस दमनकारी ढांचे को बदल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर आते हैं। ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि जाति और लैंगिकता आपस में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि एक को समझे बिना दूसरे का हल निकाला ही नहीं जा सकता। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर अपनी चर्चा रोकेंगे। क्या जाति व्यवस्था को पूरी तरह से जड़ से खत्म किए बिना भारतीय समाज में कभी भी सच्ची लैंगिक समानता हासिल की जा सकती है? जरा इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।